स्टडीज वन के यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। आज हम वीडियो लेके आए हैं ब्रिटिश राज का भारत में आर्थिक प्रभाव। क्या आर्थिक प्रभाव था, इस पे एक और वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है हिस्ट्री के, जो आप निश्चित रूप में देखें। यह बीपीएससी आगामी 67वीं एग्ज़ाम के लिए और सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। एसएससी के एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वीडियो से हमें सीख मिलेगी कि कैसे ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव था, रेलों का विकास क्यों हो गया, राजस्व व्यवस्था क्या थी, नए उद्योगों का विकास कैसे हुआ, भारतीय दस्तकारी को कैसे प्रभावित किया और कैसे भारत में राज करने में ब्रिटिश कामयाब हुए। प्लासी का युद्ध हुआ और बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद कैसे ब्रिटिश उपनिवेशवाद भारत में प्रसार कर पाया, ठीक है। तो आप नोट करने के लिए एक कॉपी निश्चित रूप से अपने पास रखें, ठीक है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव, भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है ना। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुए थे। नादिया जिले के पास एक प्लासी जगह है, वहाँ पे युद्ध हुआ था। ये युद्ध सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है ना। और ये सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, 23 जून, ठीक है ना, 23 जून 1757 को हुआ था, ठीक है। मिर्जाफर के धोखे से वह पराजित हुआ था और मिर्जाफर से 24 परगना की जमींदारी अंग्रेजों ने प्राप्त कर ली थी। वहाँ लगान वसूलने का अधिकार प्राप्त भी हो गया था, ठीक है ना। तो अब वहाँ बंगाल में द्वैत शासन जो 1765 से 1772 में था, इसका जो रॉबर्ट क्लाइव वहाँ का जन्मदाता था। बंगाल में द्वैत शासन की जन्मदाता किसे माना जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव का। अब द्वैत शासन डायरची सिस्टम। अब डायरची क्या है, जैसे बंगाल में था कि वहाँ मुगल बादशाह भी शासन करेगा और वहाँ कंपनी भी शासन करेगी लगान वसूल के लिए। तो दो लोगों की था, एक कंपनी का और एक मुगल शासक का, दोनों का, ठीक है ना। इसी को द्वैत शासन। अब जैसे देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भी भारत में द्वैत शासन की परंपरा है। राज्य में अलग सरकार है और केंद्र में अलग सरकार है। द्वैत शासन, ठीक है ना, डायरची ड्युअलिज्म सिस्टम, ये भी हम समझेंगे। तो द्वैत शासन का मतलब वो हो गया रॉबर्ट क्लाइव, और इसका जन्मदाता जो है मूल रूप से लियो कार्टिस नाम के अंग्रेज है, ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव द्वैत शासन, ये बंगाल में इसके जन्मदाता थे। 1765 से 1772 तक चला, ठीक है ना। 1765 से 1772 का जो काल था वो लूट का काल था, ठीक है ना। लूट का काल, वहाँ एक अंग्रेज ब्रिटिश जो इतिहासकार थे पर्सिवल स्पीयर ने इसे बेशर्म लूट का काल कहा था। एक भारतीय इतिहासकार के.एम. पन्नीकर ने इसे डाकू राज की संज्ञा दी थी, ठीक है ना। तो ये पिछले वीडियो में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। आप मेरा पिछला वीडियो भी जरूर देखें। ये 2 पार्ट में वीडियो लाया है, ये अंतिम पार्ट का वीडियो है, ठीक है। अब 1765 ईस्वी के बाद लगान पे व्यापक वसूली हुई, ठीक है, जिससे जो वहाँ की जनता थी, 1/3 जनता की मृत्यु हो गई। इतनी कठोरता से बंगाल में लगान वसूली की गई कि 1/3 जनता वहाँ मर गए, ठीक है। 1765 में अब ये शाह आलम द्वितीय जो मुगल के बादशाह थे, उससे वहाँ की इलाहाबाद की संधि से पूरा जमींदारी प्राप्त कर ली थी और वहाँ अपना शासन चलाना शुरू कर दिया था। और इतना कठोर लगान वहाँ किसानों से, आम नागरिकों से वसूलना शुरू कर दिया था कि वहाँ की 1/3 जनसंख्या जो है भूख से मर गई, ठीक है। अब 1772 में पंचशाला बंदोबस्त, ठीक है। वहाँ जो कर्नवालिस थे, ठीक है ना, कर्नवालिस तो 1786 में बने थे गवर्नर, ठीक है ना। वहाँ
के जो गवर्नर थे वो पंचशाला व्यवस्था शुरू की। 5 साल पे लगान रिवेन्यू का कलेक्शन, कितना लगान बनेगा इसका 5 साल पे व्यवस्था होता था। फिर ये 5 साल वाला छोड़कर 1777 में, ठीक है, 72 के बाद 77 में 5 सालों के बाद 1 साल का एक सालाना लगान वसूली का व्यवस्था किया गया, ठीक है ना। अब 1786 में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई थी, और रेवेन्यू बोर्ड की और वहाँ का दीवान का कार्य जो था वहाँ कंपनी ब्रिटिश सर खुद करने लगे, सारा लगान का लेखा जोखा वो स्वयं करने लगे, ठीक है। अब 1786 में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना हो गई। अब चलते हैं, अब 3 तरह की व्यवस्थाएं हुई। अस्थाई बंदोबस्त, इस्तेमारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, रैयतवारी बंदोबस्त और महालवारी व्यवस्था, ठीक है ना। तीनों के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। ये तीनों से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनते हैं। एसएससी, रेलवे और सीडीपीओ जो और सरसटवी जो एग्ज़ाम आने वाला आपका बीपीएससी का, उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बराबर हमारे इस तरह के फ़ायदेमंद वीडियो आते रहते हैं, ठीक है। अब 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था तो सलाह दिया कि एक लगान वसूली का एक ऐसा बनाइए जो अस्थाई बंदोबस्त हो, ठीक है। तो उसी पे ये आया, और 1790 से 10 वर्ष से लगान व्यवस्था कॉर्नवालिस ने शुरू कर दिया 1786 में, ठीक है। लगान का 10/11 भाग सरकार वसूल लेती थी, ब्रिटिश सरकार, और 1/10 भाग जो थे वो जमींदार को मिलता था। इस व्यवस्था से कॉर्नवालिस सोचा कि ऐसा हम जमींदारों को हक दे को हमारा समर्थक वर्ग के रूप में स्थापित होगा, किसानों, और किसानों को रिझाने का लगान वसूलों का कुछ दे दिया। और शोषक होते थे जो छोटे किसान होते थे, बड़े किसानों को जमींदारी देकर लगान वसूल करवाते थे और अपना कमीशन। अब इसमें भी क्या था, 10/11 भाग सरकार, ब्रिटिश सरकार के पास रहता था, और 1/11 भाग जो था वो जमींदार के पास रहता था। अब सोच लीजिए कितना कम भाग रहता होगा, सारा भाग वो ब्रिटिश के पास चला जाता था, ठीक है, लगान का। अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, 10/11 भाग सरकार के पास, 1/11। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लगान का अस्थाई बंदोबस्त में कितना भाग सरकार के पास, ब्रिटिश सरकार के पास रहता था। ऑप्शन दे देगा 10/11, 1/11, 12/10, 10/, इस तरह से मतलब ऑप्शन दे देगा, आपको बनाना होगा। तो 10/11 ब्रिटिश सरकार के पास और 1/11 जमींदार के पास, वहाँ के जो होते थे। अब ब्रिटिश भारत का 19%, अब ब्रिटिश भारत का जो अस्थाई बंदोबस्त था 19% पर ही था, ठीक है ना, 19% पर था। और ये जो था अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में था, बिहार में, उड़ीसा में था, मतलब हम लोग के एरिया में था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में ये अस्थाई बंदोबस्त, इस्तेमारी बंदोबस्त था। और इसकी जो जन्मदाता थे वो कॉर्नवालिस थे, ठीक है ना, कॉर्नवालिस थे। अब हम आगे देखते हैं रैयतवारी व्यवस्था। अब रैयतवारी व्यवस्था, तो रैयतवारी व्यवस्था किसानों से व्यक्तिगत समझौता, ठीक है ना। अब ब्रिटिश भारत, अब जो ब्रिटिशर थे वो किसानों से व्यक्तिगत समझौता करने चल दिए, ठीक है ना। रैयत, उनको रैयत मालिकाना हक देने लगे। अभी भी भारत में रैयत वाला व्यवस्था है, ठीक है ना। अब देखिएगा मालगुजारी का जो रसीद कटाता है उसमें रैयत का नाम लिखा रहता है, तो यही व्यवस्था अभी भी है, ठीक है ना। तो किसानों से व्यक्तिगत समझौता होने लगा, अभी भी व्यक्तिगत जमीन है सभी का भारत में, ठीक है ना। तो रैयतवारी व्यवस्था अभी भी है। 1992 में कर्नल रीड द्वारा बारामहल जिले में पहली बार 1792 कर्नल रीड और इनके साथ है हेक्टर मुनरो थे, ठीक है ना। वहाँ मद्रास में जब लड़ाई हुई तो मद्रास विजित हो गए, और वहाँ के गवर्नर के रूप में हेक्टर मुनरो को वहाँ गवर्नर बना के भेज दिए। दोनों में एक रूपता थी, दोनों में एक ही बात का समर्थन रहता था, हमेशा एक दूसरे के पीठ पूरते रहते थे, ठीक है। तो 1792 में कर्नल रीड द्वारा बारामहल जिले में पहली बार रैयतवारी व्यवस्था हुई, ठीक है, बारामहल जिले में। 1825 तक व्यवस्था बम्बई तथा 1858 तक संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में फैल गया, ठीक है ना, दक्कन का क्षेत्र में फैल गया। बम्बई, उधर गुजरात, महाराष्ट्र, सारा क्षेत्र में ये फैल गया व्यवस्था। अब 1/2 भाग जो है किसानों को राजस्व के रूप में देना पड़ता था ब्रिटिशर को,
ठीक है ना, राजस्व के रूप में देना पड़ता था। अब हाफ, आधा भाग, 1/2 का मतलब आधा हो गया, ठीक है ना। अब महालवारी व्यवस्था, महालवारी का मतलब होता है जागीर या गांव, ठीक है ना, महालवारी का मतलब होता है जागीर या गांव, ठीक है। अब गांव, तो ये व्यवस्था जो है ना गांव से अब जोड़ने लगा, सारा गांव को वो क्या करना, अंग्रेज एडॉप्ट करने लगा। अब जन्मदाता जो हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है ना, ये भी हॉल्ट मैकेंजी, रैयतवाड़ी का तो कर्नल रीड और मुनरो, कर्नल रीड आएगा, ये आपको लगाना है, ठीक, ठीक है ना। और जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी किसका, महालवारी का। सर्वप्रथम मानचित्र एवं पंजी का प्रयोग हुआ था इस व्यवस्था में, महालवारी व्यवस्था में, ठीक है ना। ये एक चीज हम बताना भूल गए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो था वह 51% ब्रिटिश भूभाग था, ठीक है, 51% ब्रिटिश भूभाग था, ब्रिटिश भारत का था, जो जहां मान लीजिए जिस क्षेत्र पे औपनिवेशिक अधिकार जिसका हो जाएगा तो उसी को बोला जाएगा, इतिहास में वही लिखा हुआ है, ब्रिटिश भूमि, ब्रिटिश भारत का भूमि, ठीक है ना। ये तो 51% सबसे ज्यादा भूमि जो रैयतवाड़ी की अवस्था अभी भी है, ठीक है ना। तो ये बंदोबस्त है, कुछ देखिए कुछ शब्द जो है, कुछ सुविधाएं निश्चित तौर पे अंग्रेजों के द्वारा मिली थी। अब जैसे रेलवे का विकास, रेलवे का विकास भी अंग्रेजों द्वारा ही मिला है, लेकिन वो उसके द्वारा एक शोषण करने का जुगाड़ था रेलवे, कि भारतों में हम विभिन्न क्षेत्रों में जाके अपने कपड़ा उद्योग को हम फैलाए, अपने सस्ते बनाए गए कपड़े को महंगे दामों में भारत में बेचे, और महंगा, भारत में तो क्या है कि भारत में हाथ से कारीगरी की जाती थी, दस्तकारी कारीगरी होती थी, तो वहाँ क्या, वहाँ के माल जो है महंगे बिकते थे, और कहाँ, इंग्लैंड में जो बनते थे कपड़े वो मशीन द्वारा तैयार की जाती, जो बहुत ही आसानी और कम दामों में उपलब्ध हो जाते थे। इससे भारतीय दस्तकारी का बहुत सारा विनाश हुआ, ठीक है ना। तो इसके कपड़े पहुंचाने के लिए रेल का, अपने प्रशासन को इंग्लैंड से चलाने के लिए रेल का आविष्कार हुआ, ठीक है ना। रेल का आविष्कार आपको पता होगा कि 1853 में बम्बई से थाने के बीच रेल चली, ठीक है ना। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा चलाई गई थी, ठीक है ना। 20 मील की दूरी तय की गई थी, 20 मील 1853 में। उसके बाद 1854 में आपका 120 मील की दूरी जो कलकत्ता से रानीगंज के लिए चली थी, उसमें इंडियन रेलवे, पेनिनसुला नहीं था, रेलवे द्वारा चलाई गई थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया रेलवे द्वारा चलाई गई थी। फिर आपका 32 मील की दूरी की तय की गई थी, ठीक है ना, इस तरह। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये जन्मदाता जो थे हॉल्ट मैकेंजी, जागीर या गांव महालवारी का है। सर्वप्रथम जो मानचित्र एवं पंजी का प्रयोग हुआ था उत्तर प्रदेश प्रांत पंजाब में यह लागू हुआ था, और ब्रिटिश भारत में यह 30% भूमि था। तो मेरे साथ बोलिए, जो वहाँ अस्थायी बंदोबस्त था 19% ब्रिटिश भारत पर था, ठीक है ना। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो सबसे ज़्यादा ब्रिटिश भूमि पर था 51% था रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का कर्नल रीड और मुनरो ने उसका जन्मदाता है, और महालवाड़ी व्यवस्था का हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी, और ये व्यवस्था पंजाब में ज़्यादातर लागू की गई थी। और जो महालवाड़ी व्यवस्था थी वो आपको 30% भूभाग पे, रैयतवाड़ी जो सबसे ज़्यादा 51% भारतीय भूभाग पे थी। तो आप इसको नोट करें, ठीक है ना, नोट करें। अस्थायी बंदोबस्त जो थी 22 मार्च 1793 से लागू हुआ था, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है आपकी बीपीएससी एग्जाम के लिए, बीपीएससी 67वीं एग्जाम, सीडीपीओ एग्जाम के लिए। आप इसकी तैयारी करें, जम के तैयारी करें मेरे साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये अब आगे हम देखते हैं ग्रामीण शिल्प उद्योग का विनाश। तो अंग्रेजों का एक नीति था क्या कि भारतीय ग्रामीण में जाके जो दस्तकारी है, जो शिल्पकार थे, उसको आप डिस्टर्ब करिए, तभी जाके वहाँ राज करिएगा। जैसा ही उसका रोजगार आप छीनिएगा, तभी ऐसा नीति लेके अंग्रेज चला, ठीक है ना। तो ग्रामीण शिल्प उद्योग का विनाश कर दिया, उसमें जान फूकने का काम महात्मा गांधी ने, ग्रामीण उद्योगों को पुनर्जीवित करने का काम किया। महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन बनाकर सबको इकट्ठा करने लगे, और कुटीर धंधा करवाने लगे। जो छोटा छोटा धंधा है वो पुनः चालू करवाने का, पुनर्जीवित कराने का काम महात्मा गांधी ने किया।
महात्मा गांधी ने। और फिर गांधी जी ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज, जो गांव में छोटा छोटा इंडस्ट्री था उसको पुनर्जीवित करने का काम किया, ठीक है ना। तो ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के माध्यम से। अब संपत्ति का पलायन, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, संपत्ति का पलायन, भारत से कैसे एक समय था कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी, ठीक है ना। तो सोने की चिड़िया को उड़ा ले जाने का काम अंग्रेजों ने किया। 1765 से 1772 तक का लूट का काल था, उसमें सारा माल, भारतीय माल को लूट कर ब्रिटिश ले गए, ठीक है ना। तो द थ्योरी ऑफ ड्रेन का सर्वप्रथम उल्लेख 2 मई 1867 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो लंदन में एक मीटिंग चल रही थी, उसमें दादा भाई नौरोजी ने इस बात को रखा और इस बात को उठाया कि अवैध तरीके से भारतीय माल को, भारतीय धन का पलायन ब्रिटेन किया जा रहा है, इसे रोका जाए। तो द थ्योरी ऑफ ड्रेन का समर्थन, सर्वप्रथम उल्लेख जो 2 मई 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है ना। अब इस धन का पलायन का, धन निकासी का सबसे ज़्यादा जो विरोध करने वाला पत्रिका था वो था अमृत बाजार पत्रिका था। सबसे ज़्यादा विरोध इसने किया था, समाचार छापकर, पत्रिका छापकर, लोगों को बताकर, लोगों को उसके विरुद्ध एकजुटता दिखाकर इसका विरोध किया, ठीक है। 1813 इसमें बहुत तेजी से संपदा का दोहन हुआ, ठीक है ना, 1813 में। तो मार्क्स ने इसे ब्लीडिंग प्रोसेस कहा है, ब्लीडिंग प्रोसेस कहा है, ठीक है ना, ब्लीडिंग प्रोसेस। अब 1813 में जो दोहन हुआ, उस दोहन को ब्लीडिंग प्रोसेस किसने कहा था, ये ऑप्शन क्वेश्चन बन सकता है निश्चित तौर पे, ठीक है ना। तो ये बन सकता है। आगे है सार्वजनिक ऋण। अब वित्तीय पूंजीवाद, इंग्लैंड का वित्तीय पूंजीवाद था कि आप ऋण दो और उसका कर्ज चुकाते चुकाते, उसका इंटरेस्ट चुकाते चुकाते वह स्वाहा बोल देगा, ठीक है ना। किसी भी आदमी को गुलाम बनाना है तो उसे आप ऋण दे दीजिए और ब्याज बहुत ज़्यादा डाल दीजिए, बहुत परसेंट पर डाल दीजिए, फिर वो हो। तो अंग्रेजों का ये मुख्य चाल में से एक था कि भारतीयों को ऋण दीजिए, सार्वजनिक ऋण दीजिए और गुलाम बनाइए। वो कर्ज चुका ही नहीं पाएगा, सरेंडर बोल देगा अपने आप को, हम गुलाम बना लेंगे उसको, फिर उस पर हम राज करेंगे। तो भारत में यह हम 3 तरह के, एक औद्योगिकरण करके आया, ठीक है ना, वाणिज्यिकरण करके आया और वित्तीय पूंजीवाद के माध्यम से सारे भारत में गुलाम सबको बना के वो चला गया और 200 वर्षों तक राज किया, ठीक है ना। तो ये इतिहास का सब्जेक्ट बोरिंग नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है, आप आसानी से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड करके बनाएंगे, अब बनेंगे तब निश्चित तौर पे इसे आसानी से समझ सकते हैं। सार्वजनिक ऋण के माध्यम से भी अत्यधिक पैसा भारत से ब्रिटेन गया, ठीक है। कृषि, अब सार्वजनिक ऋण के माध्यम से ब्याज ले लेके यहाँ के, और कृषि का वाणिज्यिकरण 1833 अधिनियम द्वारा चाय कॉफ़ी से कंपनी का एकाधिकार समाप्त का। चाय कॉफ़ी जो था, अफीम भी था, उससे कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया कि ब्रिटेन के अन्य कंपनी भी यहाँ पे कर सकते थे। पहले था कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, अब वहाँ के कोई भी जनरल छोटे मोटे कंपनी जो थे भारत में अपना व्यापार और फसल उपजा सकते। इस फसल को प्लांटेशन इंडस्ट्रीज के नाम दिया गया था, ठीक है ना। अब देखते कृषि का वाणिज्यिकरण। अब कृषि का असम चाय कंपनी जो 1839 में वहाँ स्थापित हुआ और 1850 से पहले वाणिज्यिक फसलें इंग्लैंड ने दी प्लांटेशन इंडस्ट्री के नाम से। अब 1918 में एक लिमिटेड कंपनी का स्थापना बिरला ब्रदर्स, और 1919 में बिरला ब्रदर्स जूट कंपनी का हुआ और जमशेद टाटा, ठीक है ना, जो बिहार में पहले जो था, बिहार का भाग ही था जमशेद, आज राजस्थान झारखंड में है और वहाँ जमशेदपुर में JN टाटा, जो जमशेद टाटा के पुत्र JN टाटा है, उन्होंने टिस्को इस्पात कंपनी की स्थापना की 1907 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अब उद्योगों का प्रोत्साहन, उद्योगों का, नए उद्योगों का विकास। अब देखिए, ये मुंबई से थे, महाराष्ट्र से महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है ना, जो गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के भी गुरु थे, गोविंद रानाडे, और उद्योग के लिए प्रोत्साहन करे। सभी लोगों को, सभी भारतीयों को ये प्रोत्साहित करने का काम करते थे कि आप उद्योग कीजिए, छोटे मोटे व्यापार कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपना कीजिए, उद्योग बैठाइए। तो प्रोत्साहन लोगों को करने का काम गोविंद रानाडे साहब ने कहा। और
केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने मिलकर साबुन का कारखाना सर्वप्रथम खोल दिया। ठीक है ना, साबुन का कारखाना, और अन्य लोगों को भी इससे रोजगार प्राप्त हुआ। ये स्वदेशी था। ठीक है ना। तो अब एक चीज़ है कि उद्योग जो था वो स्वदेशी था। ठीक है ना, ब्रिटिश का देन नहीं था, वो अपना भारतीय का था। एक रेलवे का देन है वो है। अब नाना भाई काबा नाना भाई दामार प्रथम कारखाना खोलने वाले व्यक्ति थे। ठीक है ना, काबा नाना भाई दामार थे। ठीक है, तो इस तरह ये ऑब्जेक्टिव भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव चैप्टर इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित कर लें, ताकि मेरा इसी तरह का वीडियो आता रहे और आप देखते रहे, और बीपीएससी एग्ज़ाम को सुनिश्चित करें आप सफलता के लिए, और अन्य एसएससी और एसएससी बैंकिंग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा, निश्चित साबित होगा। ठीक है, तो अगला चैप्टर फिर इतिहास पे आएगा। वो जो है मैं फिर बता रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ किस पे आएगा। तो निम्न जाति आंदोलन, किसान आंदोलन पे आएगा। इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। शाहजानंद सरस्वती ने किसान आंदोलन, किसान सभा की स्थापना कहा कि इस तरह से बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो इसके बिना, इतिहास के बिना अधूरा है। तो आप लाइक करें, जम के तैयारी मेरे साथ करें। धन्यवाद।